पता था ये डॉक्टर बनने से पहले कि डॉक्टर है तो स्ट्रेस होगा ही। इस समय हम ऐसे समय से टाइम से गुजर रहे हैं जहाँ इतने इतने जो बच्चे हैं ना, जो 4 साल के 5 साल के हैं, उनको तो अभी पहला एग्ज़ाम भी नहीं उन्होंने दिया है स्कूल का, उनके लिए भी स्ट्रेस नॉर्मल हो चुका है। एंड पोस्ट कोविड तो स्ट्रेस वर्ड से भी आगे बढ़ चुके हैं और कहते हैं आई एम फीलिंग वेरी एंग्शियस टुडे। ये उनके कूल शब्द बन चुके हैं इस समय स्कूल में कि आई एम एंग्शियस, आई एम डिप्रेस्ड। वो डॉक्टर नहीं है, वो कोई प्रोफेशनल नहीं है, वो सिर्फ एक किंडरगार्टन नर्सरी में जाने वाला एक बच्चा है। तो उससे एक चीज़ प्रूफ हो जाती है कि स्ट्रेस इस पर निर्भर नहीं है कि हम क्या करते हैं। स्ट्रेस उस छोटे बच्चे को भी हो सकता है, स्ट्रेस उस रिटायर्ड व्यक्ति को भी हो सकता है जिसकी सारी जिम्मेवारियां पूरी हो चुकी हैं। उसको ना धन कमाना है, ना काम पे रोज जाना है, ना कुछ करना है, बस घर बैठना है आराम से। और बच्चे हों छोटे तो पोता पोते के साथ खेलना है, उसको भी स्ट्रेस्ड हो सकता है। विच इज़ अ प्रूफ दैट स्ट्रेस डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विथ व्हाट वी आर डूइंग। स्ट्रेस का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, फिजिक्स में सीखा था हम सब ने, एंड दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर वो होता है जो हम करते हैं, जैसे स्टूडेंट लाइफ में एग्ज़ाम एक प्रेशर है। किसी के साथ मेरा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा तो वो रिश्ता एक प्रेशर है। किसी की हेल्थ ठीक नहीं है तो वो शरीर की हेल्थ उसके लिए एक प्रेशर है। सो एनीथिंग कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इज़ अ प्रेशर। स्ट्रेस आउटसाइड से आता है। अच्छा 10 सेकेंड अपनी आंख बंद करो, जब तक ये अपना सेट करिए। आप अपनी आईज क्लोज करो और अपनी लाइफ में अपना स्ट्रेस का कारण ढूंढो। One is general, we are saying I am doctor, so it's a high risk work. High risk है, भाग रहे हैं, आराम आराम से नहीं चल सकते, टाइम नहीं है। लेकिन एक वो, बट जनरल अब स्पेसिफिक ढूंढो कि अगर मैंने ये ढूंढना है कि स्पेसिफिक मेरी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे मन को थकाती है, मेरे मन को डिस्टर्ब करती है। स्ट्रेस मतलब तो और कुछ है ही नहीं ना। स्ट्रेस मतलब अभी अभी मेरा माइंड बिल्कुल ठीक था, अभी थोड़ा सा ज़्यादा चलने लगा। सो लुक फॉर योर रीजन्स। एवरीबडीज रीज़न कैन बी डिफरेंट। हर एक का रीज़न डिफरेंट होगा, अपना रीज़न ढूंढना है। और अगर कोई रीज़न मिला, आपको बताना नहीं है, लेकिन अगर रीज़न मिला तो एक बार हाथ उठाओ कि मुझे मेरा रीज़न मिला है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ माई स्ट्रेस। और अगर नहीं मिला तो मतलब स्ट्रेस का कोई रीज़न नहीं, फिर स्ट्रेस होना भी नहीं चाहिए। सो हैव टू फाइंड माई कॉज ऑफ माई स्ट्रेस। कॉज वो है जिसके ऊपर, जिस पर्सन के ऊपर, जिस सिचुएशन के ऊपर हम अपनी उंगली रखते हैं मन में और कहते हैं इनकी वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ, इनकी वजह से। आप सब तो डॉक्टर्स या टू बिकमिंग डॉक्टर्स हैं। एक बार हम एक प्रोग्राम में गए थे जहाँ सारे नर्सेस थे, वो नर्सेस डे का ही प्रोग्राम था, और उनसे पूछा कि आपकी कॉज ऑफ स्ट्रेस क्या है। तो आपको क्या लगता है उन्होंने आंसर में किसका नाम लिया? किसका नाम लिया उन्होंने आंसर में? यहाँ नर्सेस बैठी, सिस्टर्स बैठी है, यहाँ कोई हाथ उठाओ। हाँ, तो मैंने सोचा कि वो सिस्टर्स बोलेंगी नाइट ड्यूटी, लॉट ऑफ वर्क, 2 मिनट भी रेस्ट नहीं मिलता, पूरे दिन भाग रहे हैं, बैठने को भी टाइम नहीं मिलता। और कई बार पेशेंट तो कितना इराटिक बिहेव कर सकता है, कई बार अपशब्द बोल सकता है, कई बार खाना फेंक सकता है, कई बार पाइप तोड़ सकता है, पेशेंट बहुत कुछ कर सकता है। उन्होंने उनमें से किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने उंगली किस पे रख दी? सो आई जस्ट आस्क्ड देम, आई सेड डॉक्टर भाई कर करके भी कितना गुस्सा कर लेगा कोई,
लेकिन पेशेंट तो कितना गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, कभी कभी डिमांडिंग बहुत हो जाते हैं, वो सब। तो वो कॉज ऑफ स्ट्रेस नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो कॉज ऑफ स्ट्रेस नहीं है। मैं कैसे, वो क्यों कॉज ऑफ स्ट्रेस नहीं है? कहते क्योंकि तो वो तो बीमार है ना, तो बीमार तो ऐसे ही बिहेव करेगा। हमें उनके बिहेवियर का कुछ, व्हाट इज द लाइन, हमें उनके बिहेवियर का कुछ बुरा नहीं लगता। विच मीन्स उस ह्यूमन माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो बीमार है वो तो इस तरह का बिहेवियर कर ही सकता है। तो वो सामने वाले का बिहेवियर मेरा कॉज ऑफ स्ट्रेस नहीं है। अगर वो कॉज ऑफ स्ट्रेस होता तो वो पेशेंट का इरेटिक बिहेवियर बहुत बड़ा कॉज ऑफ स्ट्रेस बन सकता है। लेकिन उनके लिए मेरे माइंड ने इमीडिएटली थॉट क्या क्रिएट की, ये तो बीमार है, तो इट्स ओके। कंपैशन, एम्पैथी। सो हमने उनके साथ शेयर किया कि जो आपको गुस्सा कर रहे हैं वो भी बीमार है। तो कहते वो कैसे बीमार है, वो तो सर्जरी करने आए सुबह सुबह, सर्जरी के स्टार्टिंग में गुस्सा कर देते हैं। तो हमने कहा आप सारा दिन शरीर की बीमारी के साथ काम करते हैं, एक और बीमारी होती है और वो है इमोशनल बीमारी। मेंटल हेल्थ नहीं, वो तो अलग, इमोशनल हेल्थ। जब हम हैप्पी नहीं हैं, जब हम अपनी परफेक्ट स्टेबिलिटी में माइंड में नहीं हैं, चाहे वो आधे मिनट के लिए, चाहे वो 2 मिनट के लिए, उतनी देर हम बीमार हैं। तो मैं कहा जो भी आपको गुस्सा कर रहा है इसका मतलब आज सुबह सुबह वो खुश नहीं है। खुश नहीं है तो जो खुश नहीं है वो हेल्दी नहीं है, इमोशनली हेल्दी नहीं है। तो नेक्स्ट डे एक सिस्टर ने फ़ोन किया, उसने कहा ये तो बहुत ईजी है। मैं कहा क्या हुआ? कहती आज सुबह सुबह उन्होंने फिर से गुस्सा किया। वो हमेशा ही गुस्सा करते हैं सर्जरी शुरू होने से पहले। तो कहती मैंने आज एक थॉट क्रिएट किया, ओ ये बीमार है आज। एंड शी सेड मुझे बुरा नहीं लगा उसके बाद फिर, क्योंकि पहले मैं क्या थॉट क्रिएट करती थी, मुझे गुस्सा कर रहे हैं, मुझे। तो जैसे ही मैंने थॉट क्रिएट की वो मुझे गुस्सा कर रहे हैं, इट बिकेम वेरी पर्सनल कि मुझे गुस्सा किया, वो भी सबके सामने किया। कहते मैंने अब थॉट क्रिएट किया वो बीमार है, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। फिर उसने कहा उल्टा एक और चीज़ हो गई मेरे माइंड में। फिर सेकेंड थॉट ये आई कि मैं उनके लिए क्या करूं जिससे उनका मूड ठीक हो जाए। इट इज़ ओनली वन थॉट। एक गलत थॉट हमें रोने तक लेके जा सकती है और एक सही थॉट हमारा रोना तो बंद हो जाता है लेकिन हम दूसरों का भी रोना बंद कर सकते हैं। इतनी पावर हमारे पास आ सकती है। तो फॉर अ हीलर, हीलर मतलब एवरीबडी हु इज इन अ हेल्थ केयर सेटअप, एवरी पर्सन इन दिस हॉस्पिटल इज अ हीलर। डॉक्टर अलग होंगे, नर्सेज अलग होंगी, एडमिन स्टाफ अलग होगा, ये सब अलग होंगे, लेकिन हीलर हर एक है। डॉक्टर और हीलर में कोई फर्क? डॉक्टर और हीलर में कोई फर्क? 2 वर्ड्स हैं तो 2 मीनिंग्स होने चाहिए। डॉक्टर वो है जो इलाज करेंगे, हीलर वो है जिनसे मिलते ही आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। और एक हेल्थ केयर सेटअप मतलब एक पूरा हॉस्पिटल हीलिंग एनर्जी से वाइब्रेट करना चाहिए। राइट फ्रॉम जब वो पेशेंट दरवाजे पर भी पहुंचे, मतलब वो गेट पर भी पहुंचे ना, तो जो भैया उसको गेट खोलकर या दरवाज़ा खोलकर अंदर आने देने वाले हैं उसको मिलकर भी उसको सुकून मिलना चाहिए। तो हीलिंग कहाँ से स्टार्ट हो जानी चाहिए? हीलिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाना चाहिए? राइट फ्रॉम द डोर। अभी तो डॉक्टर तक पहुंचने में बहुत लोगों को क्रॉस करेंगे हम बीच में, चाहे वो बाहर है, भैया है गेट पर, फिर कोई रिसेप्शन पर है, फिर कोई रास्ते में वार्ड बॉय मिलेगा, फिर कोई लिफ्ट चलाने वाला भैया। अभी तो बहुत लोग मुझे मिलने हैं बिफोर आई रीच अ डॉक्टर। लेकिन अगर एक हेल्थ केयर सेटअप में एनर्जी ऐसी होगी, जो एनर्जी एक प्लेस ऑफ वर्शिप में होती है। अगर हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, आश्रम, हम में से कौन कौन कभी ना कभी गए ना? और किस किस ने महसूस किया गए और अंदर गए और जाते ही अच्छा लगा, मतलब माइंड को थोड़ा सा कामनेस मिली। अभी कुछ किया नहीं, प्रेयर नहीं किया, मेडिटेट नहीं किया, कुछ नहीं किया, जस्ट वेंट इनसाइड और अभी 2 मिनट ही हुए थे, फीलिंग नाइस, आई एम फीलिंग better. How many have experienced that? Now use this power. ये एक पावर है कि अगर एक जगह की एनर्जी में हायर वाइब्रेशनल एनर्जी है
तो आने वाले को मन को सुकून बिना कुछ किए मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आने वाले का माइंड पीसफुल होने लग गया तो उसकी बॉडी की हीलिंग बेटर होगी या नहीं होगी? यस और नो? श्योर? एवरीबडी अग्रीज? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट द माइंड अफेक्ट्स द बॉडी? माइंड अफेक्ट्स द बॉडी। तो बहुत सारी बीमारियां जो शरीर में हो रही हैं वो शुरू कहाँ से हो रही है? और अगर वो शुरू यहाँ से हो रही हैं तो वो ठीक भी कहाँ से होंगी? तो जब आप किसी का इलाज करते हैं यू हैव टू बी वेरी क्लियर, डोंट क्लेम हम आपको ठीक कर देंगे। अगर डॉक्टर हर एक को ठीक कर सकते तो फिर तो कोई बीमार होना ही नहीं चाहिए, फिर तो सारे ठीक हो जाएं। डॉक्टर का रोल 50%, मतलब इलाज का रोल, दवाई, प्रोसीजर, और आधा रोल है उस पेशेंट के माइंड का। और इसीलिए आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, किसी के लिए आप सोचते हो अरे ये तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा 4 दिन में, वो 8 दिन लगा देगा, वो ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। और किसी के लिए आपको लगता है ये 10 दिन लगेंगे ठीक होने में, वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो कितनी बार हमारी मेडिकल प्रेडिक्शन राइट नहीं निकलती है? वो इसलिए नहीं निकलती है क्योंकि सामने वाला जो माइंड है वो डिफरेंट है। तो किस किस के माइंड का रोल एक पेशेंट की हीलिंग में असर करता होगा? किस किस के माइंड का रोल? ट्रीटमेंट तो पता है, किस किस के माइंड का रोल असर करता होगा? आप बताओ। पेशेंट का माइंड, उसका रोल असर करता है कि नहीं करता? करता है। किसी और का माइंड? पेशेंट का माइंड, उसके अलावा किसी का माइंड? पेशेंट की फैमिली का माइंड। अगर पेशेंट पॉजिटिव है लेकिन उसके इर्द गिर्द बहुत, और स्पेशली उसकी बीमारी को लेकर अगर लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, क्या होएगा क्या होएगा क्या होएगा इसका, इट अफेक्ट्स द हीलिंग ऑफ द पेशेंट। और किसी का माइंड? अब ये आंसर आपने देना है। और किसका माइंड असर करता है उसके इलाज पर? अच्छा, किस किस को लगता है डॉक्टर के माइंड का असर, पेशेंट के माइंड का असर इलाज पर असर करता है? वो तो हमको पता है। किसको लगता है डॉक्टर के माइंड का असर भी इलाज पर असर करता है? उठा लो अच्छे से। आप उठाओगे ना तो आपके यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, भाई मेरा माइंड भी पार्ट ऑफ द हीलिंग है, नॉट जस्ट माई ट्रीटमेंट। नर्स के मन का असर इलाज पर असर करता है? फिर उठाओ सिस्टर साथ। और अगर सिस्टर्स के मन का असर इलाज पर असर करता है तो हमें सिस्टर्स के माइंड को हमेशा कैसे रखना पड़ेगा? कैसे रखना पड़ेगा? क्योंकि डॉक्टर्स तो थोड़ी देर के लिए मिलते हैं पेशेंट से। सबसे ज़्यादा कौन मिलता है? सबसे ज़्यादा कौन मिलता है? आते जाते, हर थोड़ी देर भी सोने नहीं देते हॉस्पिटल में, हर आधे घंटे के बाद कमरे में आते हैं मिलने के लिए। इतना मिलते हैं पेशेंट से, इतना मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी वाइब्रेशन असर करती है? एक्चुअली सिस्टर की। तो अगर नर्स की एनर्जी इतना ज़्यादा असर करे पेशेंट के ऊपर तो क्या हमें नर्स को डांटना चाहिए कभी? और अगर नर्स को हमने डांटा तो फिर नर्स ने नेक्स्ट किसको डांटना है? जो पेशेंट को डांट देगी? हो नहीं, वो पेशेंट को कभी नहीं डांटते, वो पेशेंट को नहीं डांटते, बट वो इर्द गिर्द जो उनको हेल्प कर रहे होते हैं ना उनको डांट देते हैं। एंड बहुत जल्दी एक रिएक्शन, वन रिएक्शन फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट, एक रिएक्शन बहुत जल्दी उस हेल्थ केयर सेटअप की एक रिपल एनर्जी क्रिएट कर देता है। और वो इन आंखों से नहीं दिखाई देती है लेकिन वो वाइब्रेशन में फैल जाती है, और वो एनर्जी उस पूरे हॉस्पिटल के सिस्टम के लिए एक इन्फेक्शन है। इट इज़ एन इमोशनल इन्फेक्शन। सो हम जब एक हेल्थ केयर सेटअप में आते हैं तो हमें ये याद रखना होगा, नॉट जस्ट व्हाट आई डू बट हु आई एम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई डू इज़ अ ट्रीटमेंट, हु आई एम इज़ अ हीलर। तो हमें एक हेल्थ केयर सेटअप, एक हॉस्पिटल की वाइब्रेशन ऐसी बनानी है जिसमें कोई एंटर करे और एंटर करते ही उसको अच्छा लगे। क्या आपके हॉस्पिटल में पेशेंट भी गुस्सा करते हैं? किस किस ने एक्सपीरियंस किया पेशेंट की डांट? हाँ, अब हमें इसको भी ख़त्म करना है, बिकॉज अ पेशेंट शुड नॉट बी अलाउड टू गेट एंग्री विद अ हेल्थ केयर स्टाफ। क्योंकि वो पेशेंट बीमार है, वी अंडरस्टैंड,
लेकिन सामने वाला जो सेवा कर रहा है वो दिन रात वो सेवा में लगा हुआ है। अगर आज वो टाइम पे नहीं पहुंचा है या कहीं कुछ और कर रहा है तो वो किसी और को ही अटेंड कर रहा था। तो पेशेंट शुड ऑल्सो नॉट बी अलाउड टू गेट एंग्री। राइट है बात? नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अगर पेशेंट भी डांट के चला गया तो वो नर्स का माइंड डिस्टर्ब होगा, फिर नर्स किसी और को डांटेगी, वो किसी और को डांटेगा, एंड बहुत जल्दी पोल्यूशन क्रिएट हो जाएगी। तो एक्चुअली गुस्सा एक हॉस्पिटल में अलाउड ही नहीं होना चाहिए। इट इज़ एन इन्फेक्शन। तो पहली चीज़ ये करते हैं कि हम अपने हॉस्पिटल को एक नो एंगर जोन बनाते हैं। करें करें नहीं करें? कौन कौन रेडी है करने के लिए? पीछे नहीं हाथ उठाते। आपको तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक हॉस्पिटल को हम नो एंगर जोन बनाते हैं। जब हम उसको एक नो एंगर जोन बनाएंगे, हम प्यारे प्यारे से पोस्टर हर जगह लगा देंगे, दिस इज़ अ नो एंगर जोन, दिस इज़ अ नो एंगर जोन, दिस इज़ अ नो एंगर जोन। देख देख के हमें याद रहेगा। जब हमें याद रहेगा 50% ऑफ द टाइम हम गुस्सा नहीं यूज़ करेंगे। गुस्सा हमें आता नहीं है, गुस्सा हम चूज़ करते हैं। इसलिए हम चूज़ करते हैं कि किसको गुस्सा करना है। एक नर्स कभी डॉक्टर को गुस्सा नहीं करती है, नहीं कर सकती ना, करेगी नहीं, क्योंकि वो चूज़ करते हो, कर ही नहीं सकते। नर्स डॉक्टर को तब गुस्सा करेगी जब वो अपने पर पूरा संयम खो चुकी होगी। तो हम सब, गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्सा करना चूज़ करते हैं। और जब जब हम वो गुस्सा करना चूज़ करते हैं, दूसरे को तो हम नेगेटिव एनर्जी दे ही दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहला नुकसान किसका होता है? When I create anger, who's the first person जिसका नुकसान हो रहा है? तो ये हम दूसरे के लिए नहीं कर रहे, हम किसकी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं? अपनी। क्योंकि हीलर मीन्स हमारी वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए? हीलर की वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए? क्योंकि आपने कहा आपके मन का असर भी पेशेंट पर पड़ता है। आपके मन का असर पेशेंट पर पड़ता है, पेशेंट के मन का असर भी आपके ऊपर पड़ता है। डॉक्टर, नर्स, कोई भी हॉस्पिटल में ये ऐसी जगह है जहाँ आप सारा दिन ब्लेसिंग्स कमा रहे हैं। दुआएं कमाते हैं, नहीं कमाते हैं? किस किस को लगता है हम सारा दिन दुआएं कमाते हैं? लगता है ना? तो अपने आप से पूछो कि पैसा ज़्यादा कमाते हैं या दुआएं ज़्यादा कमाते हैं? कौन सा ज़्यादा कमाते हैं? क्योंकि कभी चेक नहीं किया ना कितनी दुआएं कमाते हैं। पैसे तो चेक करते हैं हर रोज़, हर महीने, कितने कमाए, कितने आए, कितने आए। ज़्यादा क्या कमाते हैं? दुआएं कमाते हैं या पैसे कमाते हैं? दुआएं कमाते हैं। आप एक्सेप्ट करते हो इस बात को कि आप दुआएं कमाते हो ज़्यादा? जो रोज़ दुआएं कमाए, मतलब वो क्या कमा रहा है? हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। जो रोज़ हाई वाइब्रेशनल एनर्जी कमाए, उसकी अपनी एनर्जी कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी? हम तो कह रहे हैं हम स्ट्रेस्ड हैं, मतलब हमारी एनर्जी नीचे है। तो फिर गलती कहाँ हुई? सबसे पहली गलती ये है कि हम याद नहीं रखते कि हम दुआएं कमा रहे हैं। अगर कोई बहुत पैसे कमा रहा हो लेकिन उसको याद ही नहीं है कि वो पैसे कमा रहा है, तो उसको लगेगा उसके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसने बस लॉकर में रखता गया, कभी यूज़ ही नहीं किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है हर रोज़ अपने आप को याद दिलाना, वहाँ मेरा फॉर्च्यून, हाउ मेनी ब्लेसिंग्स आई अर्न इन वन डे। एंड वो भी ब्लेसिंग्स एक दिन में जो आप वो कमाते हो, वो है जो आपको सामने से दिख रहा है कि कोई आ रहा है, कोई आपको बोल रहा है। सिस्टर को तो पेशेंट 10 बार शुक्रिया करता है कि शुक्रिया, आपने मेरा कितना ध्यान रखा, आप मेरी फैमिली मेम्बर की तरह थे आप। लेकिन इतनी बार वो शुक्रिया करके दुआएं दे के घर चले गए, तो हम तो भूल गए उनको। हमारे पास पेमेंट एक बार आती है हर पेशेंट से, और दुआएं आपको पता है नर्सेस घर जाके भी आपका नाम नहीं भूलता है लोगों को, इतना आप उनके माइंड में फिट हो जाते हो, क्योंकि इतनी पालना की होती है, इतनी परवरिश की होती है, इतनी नरिशमेंट की होती है। ब्लेसिंग्स उस दिन नहीं मिलते जिस दिन हम छोड़कर जा रहे हैं हॉस्पिटल, ठीक घोड़ा होकर जा रहे हैं। ब्लेसिंग्स रिमेन्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ फॉर एवर फ्रॉम दैट पेशेंट। आज किसी का एक पर्स घूम जाए, सिर्फ विजुअलाइज करो, आप यहाँ से बाहर गए, आपका वॉलेट गुम गया,
उसमें आपका आधार कार्ड है, लाइसेंस है, कुछ है, आप एकदम से कैसे हो जाते हो? होते हैं ना, मेरा ऑलरेडी घूम गया अभी आता है, और 5 मिनट में किसी ने लाकर आपको दे दिया, तो कितनी ब्लेसिंग देते हैं उसको? कितनी ब्लेसिंग देते हैं उसको? उसने आपको बचा दिया, फिर से ऑफिस में खड़े होना, लाइन में खड़े होना, आप कितनी ब्लेसिंग देते हो? सिर्फ उस दिन नहीं देते, अगले कई दिनों। तीनों का मन, तीनों का मन कैसा है? कैसा है? परेशान है, चिंता में है, किसी का दर्द में है, कंफ्यूज्ड है, वरी है कि अब क्या होना है, आगे क्या होना है, ये क्या होना है, पैसे का क्या करना है, छुट्टी का क्या करना है. देयर इज टू मच स्ट्रेस अक्रॉस द टेबल. तो एक्चुअली स्ट्रेस आपको अपने काम का नहीं है. स्ट्रेस इज एन इन्फेक्शन यू कैच फ्रॉम एवरी पेशेंट एंड केयर गिवर हु इज कमिंग टू मीट यू. क्योंकि आप उनसे, उनके स्ट्रेस से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं. जैसे कोविड था तो बीच में वो शीट लगाई हुई थी, है ना, वो प्लास्टिक शीट लगाई हुई थी. अगर प्लास्टिक शीट उतार के बात करेंगे तो फिर सेम इज विद इमोशनल इन्फेक्शन. हम कुछ भी नहीं कर रहे अपने आप को उनकी इन्फेक्शन से बचाने के लिए, क्योंकि हमारे मन ने कहा मेरे पास जो आ रहा है वो बीमार है, तो मुझे बीमारी से खुद को प्रोटेक्ट करना है. मेरे पास जो आ रहा है वो परेशान है, फिर ऊपर से बीमारी आ गई तो बड़ा इमोशनल. उसमें भी जो जितनी वो वाली स्पेशलाइजेशन में होते हैं, जैसे कैंसर है, न्यूरोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, जिसमें ज़्यादा बॉडी में कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिर्फ माइंड में कन्फ्यूजन आता है, दर्द आता है, डर आता है, उतना आप स्ट्रेस को अब्जॉर्ब कर रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ. तो इसलिए सबसे पहली लाइन ये बोलना बंद कर दें कि डॉक्टर मतलब स्ट्रेस तो होगा ही. उस लाइन को चेंज करते हैं और कहेंगे हम एक हॉस्पिटल में सेवा करते हैं तो दुआएं मिलना तो नेचुरल है. और जो दुआएं मिलते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं? जो दुआएं मिलते हैं जिनको, वो हमेशा कैसे रहते हैं? वो लाइट रहते हैं, हैप्पी रहते हैं. तो हमें ये कहना चाहिए डॉक्टर मतलब नेचुरली हम कैसे हैं? कैसे? बोलेंगे तो बनेंगे, बोलेंगे नहीं तो बनेंगे बिल्कुल नहीं. बी वेरी केयरफुल ऑफ एवरी लाइन यू से. हर लाइन एक अफर्मेशन, एक संकल्प है जो बार बार हम रिपीट करते हैं. हम कहते हैं आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, तो कल वो और बढ़ा होगा, कल वो और बढ़ा होगा. इट इज द पावर ऑफ द माइंड. Any thought you repeat again and again and again, it will start becoming your reality. And ये इतनी पावर है कि इसको खुद की हीलिंग में भी यूज़ करो और इसको औरों की हीलिंग में भी यूज़ करो. तो सबसे पहले ये भ्रांति अपने माइंड से हटाएं कि मेरे प्रोफेशन की वजह से मेरा स्ट्रेस है. प्रोफेशन तो सबसे प्यारा प्रोफेशन है. कितने प्रोफेशन होते हैं जिसमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं? हैं प्रोफेशन ज़्यादा जिसमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं? होंगे. अभी हम सामने शॉप में जाएंगे, कुछ लेंगे, पैसे देंगे, चीज़ लेंगे, कौन बैठ के ब्लेसिंग दे रहा है? दुकानदार को दे रहा है कोई, उसको ब्लेसिंग दे रहा है. कोई आईटी इंडस्ट्री में सारा दिन अपने कंप्यूटर के साथ काम कर रहा है, महीने के एंड पे पैसे कमा रहा है, कंप्यूटर उसको ब्लेसिंग दे रहा है. कितने प्रोफेशन है जिनको ब्लेसिंग मिलती है. कितने प्रोफेशन ऐसे हैं जो लोगों के दुख को खत्म करके सुख देने का कर्म कर रहे हैं. तो ऐसे प्रोफेशन में होना तो हमारे कई श्रेष्ठ कर्मों का फल होता है जो हम इस प्रोफेशन में आते हैं. बहुत श्रेष्ठ कर्मों का फल है ये. लेकिन फिर एक बार आ गए, फिर इसमें अब हम कैसा कर्म करते हैं ये आगे का भाग्य बनाएगा हमारा. तो ये बोलना चाहिए कि डॉक्टर मतलब जो एनर्जी में सबसे ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स कमाते हैं सारा दिन. अब क्या करना है? सामने वाले के दर्द से खुद को बचाना है. अब सामने वाले की वाइब्रेशन, लेट्स टेक ऑन अ स्केल ऑफ 10 to 100. 10 इज लोएस्ट लोअर एनर्जी, 100 इज हाईएस्ट एनर्जी. सामने वाला जो आपके आ रहा है, 2-3 लोग, वो कौन सी एनर्जी पे होंगे? हाथ रखो. वो कौन सी एनर्जी पे होंगे? वो यहाँ कहीं होंगे, 10, 20, 30 पे होंगे. अब नाउ यू हैव टू चेक दिस आंसर. वो आ रहे हैं, वो 10, 20, 30 पर है. हम अपने नॉर्मल बैगेज के साथ अगर हम भी आ रहे हैं तो हम भी कौन सी एनर्जी पे हैं? वो 20-30 हैं, हम 40-50 हैं. लेकिन अगर हमारी वाइब्रेशन उनकी वाइब्रेशन के नज़दीक होगी तो फिर उनकी वाइब्रेशन का असर हमारे ऊपर
पढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम हर 10 मिनट के बाद 2 लोगों को मिल रहे हैं. You see how that process goes? Next, come next, come next, come next. You are exposing yourself to a bundle of emotional pain. तो हर 10 मिनट के बाद अगर एक लोअर एनर्जी वाला मेरे पास आ रहा है, तो इट इज द ऑपोजिट ऑफ गोइंग टू अ प्लेस ऑफ वर्शिप. इट इज ऑपोजिट. कि वहां जाकर क्या होता है, सुकून मिल जाता है. यहाँ आने से सुकून क्या हो जाता है, तो था वो कम हो जाता है, क्योंकि हम लोअर एनर्जी के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपोज टू पेन हैं. अब अगर मुझे इस लोअर एनर्जी से अपने आप को बचाना है, तो मुझे क्या करना होगा? बचाना तो है. अगर नहीं बचाया तो डे बाय डे स्ट्रेस लेवल क्या होता जाएगा? डे बाय डे स्ट्रेस लेवल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. और फिर कई बार वो सिर्फ स्ट्रेस नहीं रहता है. कई बार वो सिर्फ स्ट्रेस नहीं रहता है, वो एक डिप्रेशन बन जाता है. कई डॉक्टर्स के लिए वो एक बर्नआउट बन जाता है, वो एक नर्वस ब्रेकडाउन बन जाता है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द वर्क. इट इज़ नथिंग. हमें कभी भी उंगली अपने काम पर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वो काम पुण्य का कर्म है. उसके तो स्ट्रेस हो ही नहीं सकता उसकी वजह से. इट इज़ द वे आई वर्क, नॉट द वर्क, द वे आई वर्क. तो स्ट्रेस का सिंपल फॉर्मूला है प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. प्रेशर हमारे काम में बहुत ज़्यादा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन न्यूमरेटर जितना ज़्यादा है, तो फिर हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है? डिनोमिनेटर को क्या करना है? और बढ़ाना है. तो डिनोमिनेटर इज रेजिलियंस. रेजिलियंस मतलब मेरी आंतरिक शक्ति. जैसे हमारी एक फिजिकल स्टैमिना होता है, एक फिजिकल इम्यूनिटी होता है, उसी तरह हमारा एक इमोशनल स्टैमिना होता है, हमारा इमोशनल इम्यूनिटी होता है. कई बार कोई पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, समझते नहीं हैं, गूगल से सारा कुछ सर्च करके आ जाते हैं, अपना ज्ञान हमें सुनाने लग जाते हैं. ऐसे कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, और फिर हम उनको क्या कहते हैं, ये बड़ा इरिटेटिंग पेशेंट है. बोलते हैं ना ऐसा. किस किस के पास इरिटेटिंग पेशेंट है? हाथ उठाओ एक बार. है इरिटेटिंग पेशेंट. अब आप उसी इरिटेटिंग पेशेंट को लो और किसी और डॉक्टर के पास भेजो, और फिर किसी और के पास भेजो, और फिर किसी और के पास भेजो, और उस पेशेंट को बोलो सेम तरह से सेम बात फिर से करना सबके सामने. आपको क्या लगता है, हर डॉक्टर के अंदर सेम लेवल ऑफ इरिटेशन आएगा? क्या लगता है, आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? बट पेशेंट तो वही वाला इरिटेटिंग वाला पेशेंट. अगर वो पेशेंट इरिटेटिंग है, तो हर डॉक्टर के अंदर वो सेम इरिटेशन क्रिएट होनी चाहिए ना. किसी के अंदर बहुत ज़्यादा होगी, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर थोड़ी कम, किसी के अंदर बिल्कुल नहीं, और कोई तो बहुत प्यार से सुन के सामने वाले को चेंज कर देगा. ऑल डिपेंड्स ऑन हु? डज इट डिपेंड ऑन द पेशेंट? नो. देन इट डिपेंड्स ऑन, रखो उंगली, रखो उंगली, इट डिपेंड्स ऑन मी. तो आज से किसी पेशेंट को इरिटेटिंग पेशेंट नहीं बोलना. कौन है जो इरिटेटेड है? कौन है जो इरिटेटेड है? बोलो आई इरिटेटेड, नॉट पेशेंट इरिटेटिंग. अगर आपने पेशेंट के लिए एक थॉट क्रिएट किया ना, इरिटेटिंग पेशेंट, आपसे नेगेटिव एनर्जी चली जाती है उधर. दर्द में आए हुए व्यक्ति को नेगेटिव एनर्जी देना कर्मा सही नहीं है. कर्मा सही नहीं है. हमारे पास टाइम कम हो सकता है, हमारे पास टाइम नहीं है उसके 10 क्वेश्चंस का आंसर करने का. हम वो बात को भी बहुत प्यार से, रिस्पेक्टफुली, कभी कभी स्ट्रिक्टली भी बोल सकते हैं कि भाई ये मैंने आपको आंसर दे दिया, अगर आपको फिर से पूछना ना, आपको मेरा जूनियर डॉक्टर या एक दूसरा डॉक्टर बता देगा, अभी मुझे ना जल्दी से वहाँ जाना है. ये हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम उनको थॉट से दर्द नहीं दे सकते, क्योंकि वो दर्द में आए हैं. ये हाई रिस्क बिजनेस है ये वाला प्रोफेशन, क्योंकि आपके पास हर एक जो आ रहा है वो दर्द में आ रहा है, और हर एक जो आ रहा है वो विश्वास के साथ आ रहा है. दर्द में और विश्वास में आए हुए व्यक्ति को गलत एनर्जी अगर दे दी ना, तो वो बहुत डीप कर्मा बन जाता है हमारा. वी कांट डू इट. वी मे बी शॉर्ट ऑफ टाइम, बट वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन आवर कम्युनिकेशन. बट कम्युनिकेशन सिर्फ यहाँ से नहीं, यहाँ से होती है. हम रुक जाते हैं, हम उनके क्वेश्चंस को आंसर करते रहते हैं, हम प्यार से उनसे बात करते रहते हैं, लेकिन यहाँ से हम इरिटेट हो रहे हैं, तो हम रॉन्ग एनर्जी दे रहे हैं. It's better to go and say, I meet you again.
मैं वापस आता हूँ आपके पास आधे घंटे के बाद, आप रुक जाओ अगर आपको क्वेश्चन पूछने हैं, लेकिन नेवर सेंड रॉन्ग एनर्जी फ्रॉम योर, क्योंकि वो एनर्जी सिर्फ उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी कैसी है, डाउन एनर्जी है। तो सामने वाला अगर 20-30 की एनर्जी पे है, मुझे उससे अपने आप को बचाना है, तो मेरी वाइब्रेशन कहाँ होनी चाहिए? अब हाथ रखो, कहाँ होनी चाहिए? किधर किधर किधर, रखो रखो, दिख नहीं रहा, किधर होनी चाहिए? इधर होनी चाहिए। क्यों इधर होनी चाहिए? ताकि लोअर इन्फेक्शन मेरे पर असर नहीं करेगी अगर मेरा इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम हाई है। एनर्जी नेवर फ्लोज फ्रॉम लोअर टू हायर। एनर्जी कभी भी लो से हाई नहीं फ्लो कर सकती। एनर्जी कैसे फ्लो करेगी? हमेशा हायर टू लोअर। अब देखो क्या पावर आ गई आपके पास। अगर आप ऑर्डिनरी चलेंगे अपना, हाँ गुस्सा भी आ रहा है, इरिटेट भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है, चिंता भी हो रही है, मतलब हम ऑर्डिनरी वाइब्रेशन पर अगर चल रहे हैं, वो भी ऑर्डिनरी से थोड़े लोअर पे आए हैं, तो उनकी वाइब्रेशन का असर हम पर। अगर उनकी वाइब्रेशन का असर हम पर पड़ गया, वो तो चले गए, हमारी वाइब्रेशन का असर अब किस पर पड़ेगा? अब किस पर पड़ेगा? जो नेक्स्ट आएगा, जो नेक्स्ट आएगा उसको। दिस इज हाउ द इन्फेक्शन विल गो फ्रॉम वन to me, from me to next, from next to next, and very soon the whole hospital will have that vibration. It is exactly like COVID. COVID. आपको कोविड का इलाज करना है, पर अपने को पहले बचाना है, अपने को पहले बचाना है। तो हमारी वाइब्रेशन को कहाँ होना पड़ेगा? हाई। अब जैसे हमारी वाइब्रेशन हाई हुई, उनकी एनर्जी ऐसे नहीं फ्लो कर सकती, लेकिन वाइब्रेशन विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। तो उनसे हम स्ट्रेस्ड नहीं होंगे, हमारे से वो शक्तिशाली होते जाएंगे। वो कहेंगे डॉक्टर साहब से मिलके ही मेरा मूड ठीक हो गया, अभी दवा तो खानी शुरू करनी है। होता है क्या? ऐसा नहीं होता। किस किस को लगता है मैं ऐसे वाला डॉक्टर हूं जो मुझसे मिलके लोग आधे ठीक हो जाए? उठा लो हाथ, इसमें कोई ईगो नहीं है। अच्छी होते अपने विशेषता पता होनी चाहिए। हाथ उठाओ। हाँ, इसको कहते हैं हीलर। डॉक्टर मतलब इलाज करते हैं, हीलर मतलब जो वो हैं उसी से लोगों को आधा ठीक कर देते हैं। जैसे ही सामने वाले के माइंड पर आपके माइंड का असर पड़ा और आपकी वाइब्रेशन ने उनके माइंड की स्पीड को थोड़ा सा क्या किया? स्लो डाउन किया। इतना कंफ्यूजन में आए थे, इतने डर में आए थे। बोल कर नहीं, हर चीज़ बोल कर नहीं की जा सकती, क्योंकि इतना टाइम नहीं है जो आधा घंटा एक एक के साथ बैठ पाएंगे। वी विल हैव टू हैव द पावर, लेस टाइम मोर इम्पैक्ट, लेस टाइम मोर इम्पैक्ट। इस समय आपको हर पेशेंट को देखने का जितना टाइम मिल रहा है, अगले साल तक वो टाइम क्या हुआ होगा? अगले साल तक वो टाइम और कम हुआ होगा। इसका मतलब अगले साल आपका और प्रेशर बढ़ जाएगा फिर तो। सो हॉस्पिटल इज वन प्लेस वेयर इट विल बी ऑलवेज अ हाई प्रेशर zone, and the only way to protect myself is to keep my vibration higher, and when I'm at a higher vibration I influence the patient. जैसे ही उसके ऊपर असर पड़ा, उसने ब्लेसिंग दी, मेरी एनर्जी और बढ़ी। जैसे मेरी एनर्जी और बढ़ी, नेक्स्ट पेशेंट को और ज़्यादा मिली। जैसे नेक्स्ट पेशेंट को और ज़्यादा मिली, उसने और ब्लेसिंग दी। सो इट इज़ अ विशियस साइकिल। या तो हम धीरे धीरे नीचे जाते जाएंगे, या हम धीरे धीरे कैसे होते जाएंगे? ऊपर होते जाएंगे, अगर हमने अपने आप को ऊपर रखा तो। अब ये बताइए कि वाइब्रेशन को ऊपर रखने के लिए क्या करना है? अब मुझे यहाँ रहना है, ये तो फिक्स्ड हो गया। हाउ मेनी रेडी कि मुझे यहाँ रहना है? दिस इज कॉल्ड अ हाई इमोशनल हेल्थ। इस समय आपके हॉस्पिटल में या हर हॉस्पिटल में फिजिकल हेल्थ के सारे स्पेशलाइजेशंस हैं, मेंटल हेल्थ के भी काउंसलर भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है, साइकाइट्रिस्ट भी है। इमोशनल हेल्थ सबसे बड़ी बीमारी है इस टाइम। एंड इमोशनल हेल्थ का कोई डॉक्टर नहीं होता, लेकिन इमोशनल हेल्थ का ध्यान किसने रखना है? हमने खुद का रखना है, राइट? अपने दोनों हाथ आगे करो एक बार, लेफ्ट और राइट। मैं जो जो इमोशंस बोलूँगी आप दोनों में से एक हाथ पे रखना। लेफ्ट हैंड इज नॉट नॉर्मल इमोशन, राइट हैंड इज नॉर्मल हेल्दी। राइट हैंड विल बी द हेल्दी इमोशन एंड लेफ्ट हैंड विल बी द अनकंफर्टेबल इमोशन। सबसे बड़ी गलती जो हमने की है एज अ साइंटिफिक कम्युनिटी, जिसका रिजल्ट समाज में आया है, हमने अनहेल्दी इमोशंस को नॉर्मल बोल दिया। तो हमने क्या बोल दिया? स्ट्रेस इज
हमने क्या बोला? स्ट्रेस इज नॉर्मल, एंगर इज नॉर्मल। कोविड आया, सबने कहा फियर इज, कोविड चला गया, फियर नहीं गया अभी तक दुनिया से। बैठ गया है वो डर, बैठ गया है वो डर दुनिया के अंदर। आपको कोविड के बाद पेशेंट्स थोड़े बदले हुए दिखाई देते हैं क्या? थोड़े से नेचर में किस किस को लगता है थोड़े से लोग बदले हुए हैं कोविड के बाद? रेज योर हैंड। आई फील टू मच डिफरेंस इन पीपल आफ्टर कोविड। दिस इज ओनली इमोशनल हेल्थ डिप, इमोशनल हेल्थ डिप। तो वो इमोशनल हेल्थ डिप क्यों हुई? क्योंकि पूरी कलेक्टिव वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट में फियर फियर फियर, अग्रेशन, स्ट्रेस, फियर। तो इसलिए हमें अपने वाइब्रेशन को ऊपर रखना है। अब रगड़ रेडी, लेफ्ट और राइट करो, थोड़ा आगे करो, और जिस पे रखोगे उस हाथ को थोड़ा ऊपर कर देना, ठीक है? नहीं तो आप नीचे रखते रहोगे तो पता ही नहीं चलेगा आपने किस पे रखा, ठीक है? पीछे जो बैठे हैं उन्होंने भी करना है, उन्होंने तो सबसे ज़्यादा करना है। तो आपने लेफ्ट पे रखा तो लेफ्ट को ऐसे कर देना, राइट पे रखा तो राइट को ऐसे कर देना, ठीक है? राइट इज इमोशनल हेल्दी एंड लेफ्ट इज अनकंफर्टेबल इमोशन। स्ट्रेस, happiness, anger, patience, irritation, hurt, fear, stability, स्थिरता, care, worry, very good, ego। इस पे हंसी क्यों आई? क्यों? ये इतना ऊपर चला गया हाथों से इतना ऊपर चला गया उसको रखने से। हाँ, ह्यूमिलिटी, नम्रता, है ना? हाँ, जेलेसी, कोऑपरेशन, कंपटीशन। वो किस पे रखा कंपटीशन? कंपटीशन कौन से वाले हाथ पे रखा? अच्छा, देखा, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा अभी, लेफ्ट राइट। लव, प्यार, रिस्पेक्ट, राइट। अटैचमेंट, अटैचमेंट भी राइट, लव भी राइट, दोनों कैसे राइट पे आएंगे? अच्छा, तो आपको 100 में से 95% मार्क्स मिल गए, सिर्फ 2 में कन्फ्यूजन था। एक तो अटैचमेंट में कन्फ्यूजन था और एक तो कंपटीशन में कन्फ्यूजन था, और हर जगह इसी दोनों पे कन्फ्यूजन होता है सबको। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जस्ट चेक मेजॉरिटी इमोशंस जिनको हम नॉर्मल बोलते रहते हैं, आपने उनको लेफ्ट हैंड पे रखा है। अगर ये बात हमेशा याद रहे ना, आधे से ज़्यादा कन्फ्यूजन आज ख़त्म हो जाएगी सारी। और जब आपको याद रहेगी और फिर आप दूसरों को ये बताओगे, उनके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि सब लोग क्या बोलते हैं? वरी तो नॉर्मल है, चिंता तो नॉर्मल है, डर तो नॉर्मल है, दुखी होना तो नॉर्मल है। नॉर्मल बोल बोल के उस इमोशन को क्रिएट कर करके हम अपनी इमोशनल हेल्थ को कहाँ लेके जा रहे हैं? नीचे। अगर आपके बच्चे का कल एग्ज़ाम है और वो स्ट्रेस नहीं होता है तो हम उसको देखते हुए, तुम नॉर्मल नहीं है, तुमको स्ट्रेस। सो दिस इज आवर मिस्टेक, दिस इज आवर मिस्टेक कि हमने अनकंफर्टेबल इमोशंस को नॉर्मल बोल दिया। अगर आज आप बाहर जाके किसी को बोलो मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता, वो बोलेगा कहाँ से आए हो, नॉर्मल नहीं हो, इतना नॉर्मल। दिस इज द बेसिक कंडीशनिंग। यहाँ पर जब आप हमें एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देते हैं, हमें कुछ समझ थोड़ी आता है उसके अंदर, ना हमें ये कॉलम समझ में आता है, ना हमें फिगर समझ में आते हैं। हम तो सिर्फ कौन सा कॉलम देखने जाते हैं, वो रेंज कौन सी है नॉर्मल की, बस उसमें है तो हम ठीक है, खत्म। सेम थिंग हैपन्स विद इमोशनल ऑल्सो। आपने अगर समाज को बोल दिया स्ट्रेस नॉर्मल है, गुस्सा नॉर्मल है, तो वो तो नॉर्मल ही चलेंगे। वो कहते हैं डॉक्टर ने बोला गुस्सा आए तो निकाल दो, अंदर नहीं रखना चाहिए, बीमारी हो जाएगी। वो तो राइट बात है, लेकिन डॉक्टर को ये भी बताना चाहिए कि बिना गुस्से के भी काम हो सकता है, कि गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो हम तब उनको बता पाएंगे जब हम वैसा जीवन जीना शुरू करेंगे। क्योंकि जैसा जीवन हम जिएंगे ना, तो हम वो हेल्थ के एम्बेसडर बन जाएंगे। आने वाला समय इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में सोल पावर, आत्मा की इमोशनल हेल्थ क्या होती जा रही है, और नीचे होती जा रही है। तो डे बाय डे जो लोग एक हॉस्पिटल में आने वाले हैं, दे आर गोइंग टू कम विद मोर कॉम्प्लिकेशंस इन द बॉडी,
बिकॉज देर आर गोइंग टू बी मोर कॉम्प्लिकेशंस हियर। बीमारी वही होगी, इंटेंगलमेंट ज़्यादा होगी उसके अंदर, और फिर जितना ज़्यादा वो स्ट्रेस्ड होंगे उनको बातें जल्दी जल्दी समझ नहीं आएंगी, कम टाइम में उनको बात समझ नहीं आएगी, समझ आ गई तो क्लैरिटी नहीं आएगी, वो कंफ्यूजन, बिकॉज इमोशनल हेल्थ इज डाउन। यू ऑल हैव टू बी रेडी फॉर दिस। आपको रेडी होना पड़ेगा इसके लिए, नहीं तो फिर वो असर, तो यू हैव टू, आपके पास ऑप्शन नहीं है, दो ही ऑप्शन है, या तो इस प्रोफेशन को छोड़ दो, जो कि कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन हर प्रोफेशन के कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। एक आग लगी हुई है तो कोई उसको अपने आप को कवर करे बिना तो नहीं जा सकता ना आग बुझाने के लिए। तो अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने के लिए हमें क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड वाली इमोशंस हैं उनको नहीं यूज करना है, उनको पहले तो नॉर्मल बोलना बंद कर दें। हमारी इमोशंस क्रिएट कौन करता है? हमारी थॉट्स कौन क्रिएट करता है? कौन क्रिएट करता है हमारी थॉट्स? हमारी थॉट्स कौन क्रिएट करता है? हम क्रिएट करते हैं या सिचुएशन क्रिएट करती है? आंख बंद करो 10 सेकेंड। लास्ट टाइम जब गुस्सा किया था वो सीन सामने लेकर, क्या आई थी बात और हमने कैसे रिएक्ट किया था उसमें? पूरा सीन लेकर आओ और अपने आप को रिएक्ट करते हुए देखो, और फिर स्पॉटलाइट अपने ऊपर रखो और देखो अगर ये सिचुएशन फिर से आती है, कैन आई रिस्पॉन्ड अनदर वे? मेरा बात करने का तरीका कैसा होगा, मेरी वोकैबुलरी, भाषा कैसी होगी? किस किस को दिख रहा है पॉसिबल टू रिस्पॉन्ड अनदर वे? रेज योर हैंड्स, यू कैन सी योरसेल्फ रिस्पॉन्डिंग अनदर वे। दिस इज अ प्रूफ कि वो गुस्सा हम क्रिएट कर रहे हैं, वो नहीं क्रिएट कर रहा। अगर वो क्रिएट कर रहा होता तो वी कैन नॉट रिस्पॉन्ड अनदर वे। लेकिन हम क्या कहते हैं, उसने गुस्सा दिला दिया। कोई आपसे आके पूछेगा क्या बात है, इतना गुस्से में क्यों? कहते उसने। ये वोकैबुलरी वी हैव टू फिनिश टुडे। हम क्या कह रहे हैं, मैं गुस्सा हूँ बिकॉज ऑफ, मैं परेशान हूँ बिकॉज ऑफ, मैं टेंशन में हूँ बिकॉज ऑफ, मैं हैप्पी हूँ बिकॉज ऑफ। इसका मतलब यहाँ सब कुछ जो चल रहा है वो बिकॉज ऑफ कहाँ है? बिकॉज ऑफ बाहर है। दिस इज कॉल्ड इमोशनल डिपेंडेंस। इमोशनल डिपेंडेंस कभी हेल्दी नहीं हो पाएगा, वो क्या होता जाएगा? तो फर्स्ट होमवर्क टुडे, हम जो भी क्रिएट कर रहे हैं इमोशन, इट इज बिकॉज ऑफ उंगली किस पे रखनी पड़ेगी? हर्ट कौन करता है हमें? हर्ट हमें कौन करता है? सामने वाला हमारे से गलत बिहेव कर सकता है, गलत बोल सकता है, धोखा भी दे सकता है, लेकिन वो बाहर सब कुछ कर सकता है। वो यहाँ घुस के हमें हर्ट कर सकता है? क्या वो यहाँ घुस के हमें हर्ट कर सकता है? किस किस को लगता है कोई मेरे अंदर घुस के मेरे को हर्ट कर सकता है? नहीं। तो मुझे हर्ट किसने किया? सिर्फ मैंने। लेकिन मैंने क्या किया था? उन्होंने हर्ट किया मुझे, उन्होंने मेरी इंसल्ट की, उन्होंने हर चीज़, वी आर पुटिंग द फिंगर आउटसाइड, एंड फिंगर आउटसाइड करते 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 हमारी शक्ति क्या होती जा रही है? वोकैबुलरी चेंज। उन्होंने जो किया वो गलत किया, लेकिन हर्ट मुझे किसने किया? मैंने किया, मेरे सोचने के तरीके ने किया। मुझे ठीक कौन करेगा? अब मुझे ठीक कौन करेगा? मैं। कितनी देर में दर्द में रह सकते हैं, निकल सकते हैं? वन थॉट, एक संकल्प चेंज करना होता है सिर्फ, और हम उसमें से निकल कर आ जाएंगे। दिस इज मेडिटेशन पावर, कि हम अपने मन के मालिक बनना शुरू हो जाते हैं। हमारे पास पावर है कि हमें कैसा सोचना है, क्या सोचना है, सामने वाला कुछ बोले तो क्या सोचना है। आप एक हीलर हैं, आपके पास इतनी पावर है कि आप एक बीमार को ठीक कर सकते हैं। क्या आप एक दुखी को ठीक नहीं कर सकते? दुखी को ठीक कर सकते हैं। मेडिटेशन से आप एक दुखी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। क्या करना है? सिर्फ उसके लिए अच्छी थॉट्स क्रिएट करो, वो थॉट्स उसके पास जाएंगे, सामने वाले का स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा। लेकिन उसकी दुखी स्टेट में जब हम दुखी हो जाते हैं तो वो भी दुखी, फिर हम भी दुखी,
फिर हमारी एनर्जी उसके पास गई, वो और दुखी, फिर वो और गलत बिहेव करता है, हम और दुखी, एंड इट बिकम्स अ विशियस साइकिल, इन्फेक्शन. Same like physical infection. So first thing is vocabulary change today. Everything I am feeling is because of me, because I am creating that emotion by creating that thought. अब छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं जिससे हम अपनी वाइब्रेशन को क्या कर सकते हैं, ऊपर लेकर आ सकते हैं. और जो राइट हैंड पे हमने इमोशंस रखी थी उनको क्रिएट करना शुरू करते हैं. कौन सी इमोशन आपको लगता है हम इमीडिएटली चेंज करना शुरू कर सकते हैं? वन इज़ एंगर. हम नो एंगर जोन बना सकते हैं हॉस्पिटल को, तो दैट इज़ ईजी. एक और चीज़ है जो बहुत ईजी है करना, एंड दैट इज़ गॉसिप. इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, इसकी बात उधर, उसकी बात इधर. इट इज़ द ईजीएस्ट वे टू क्रिएट लोअर एनर्जी. क्योंकि जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उनकी अच्छाइयों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. हम उनकी किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम उनकी लोअर एनर्जी नेचर के बारे में बात कर रहे हैं. अगर मुझे किसी की लोअर एनर्जी नेचर के बारे में बात करना पड़ेगा तो वो बात करते करते मेरी एनर्जी किधर जाने वाली है? मैं कहा आपको पता है इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसको क्या ऐसा करना चाहिए था. अब वो दाग उसका है, लेकिन उसके दाग को मैंने किस पर ले लिया? अपने पर. फिर एक की बात की, फिर दूसरे के पास गए तो तीसरे की बात की. ईजीएस्ट वे टू डिप्लीट एनर्जी इज टू टॉक अबाउट अदर पीपल्स इश्यूज, वीकनेसेस एंड प्रॉब्लम्स. नवरात्रि आने वाले ना, मंडे से संडे से. आप में से कोई व्रत करता है? हम सब एक व्रत करेंगे अभी से लेके दशहरे तक. हम किसी के लिए भी एक नेगेटिव वर्ड नहीं बोलेंगे. आज क्या डेट है? 12th से लेके 23rd 24th, 10-12 दिन. कौन रेडी है 12-15 दिन के लिए? हम किसी के लिए एक नेगेटिव वर्ड नहीं बोलेंगे. ये ऐसा है, कोई बात करनी है तो हम उससे बात करेंगे. कुछ करना है तो उससे बात करेंगे. उसके बारे में बात करके क्या हम अचीव करते हैं? और अगर उसके बारे में भी बात करनी है तो सिर्फ जहां रोल है कि भाई जो उस डिपार्टमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट है, अगर मुझे कुछ बात बतानी है तो बतानी है. वैसे तो वो भी नहीं करना चाहिए. अगर आपको कोई चीज़ रिजॉल्व करनी है ना, आपको उनके साथ जाना चाहिए. तो आप भी अपना नज़रिया बताइए, दूसरा भी अपना नज़रिया बताइए, तभी सल्यूशन निकलता है. तभी सल्यूशन निकलता है, नहीं तो नहीं निकल सकता. अभी देखो ये बुके यहाँ सामने पड़ा है. इफ आई आस्क यू व्हाट कैन यू सी? यू कैन सी ब्यूटिफुल फ्लावर्स. I can see only pink paper and blue ribbon. सिचुएशन वही है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ पिंक पेपर और रिबन दिखाई दे रहा है. अब आपने वहां से बोलना है कितने प्रिटी फ्लावर्स हैं, मैं बोला कितना गंदा पेपर और रिबन है. तो हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो यहीं स्टार्ट हो जाता है. लेकिन फिर आप अपनी बात पर अड़े रहते हो, मैं अपनी बात पर अड़े रहती हूँ. दोनों राइट हैं, हम कोई रॉन्ग नहीं है, दोनों राइट हैं. लेकिन दोनों का संस्कार, दोनों का पर्सपेक्टिव, दोनों का नज़रिया अलग है और शायद हमेशा अलग रहेगा. वो दो एक हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, वो दो पेरेंट चाइल्ड हो सकते हैं, वो दो कलीग्स हो सकते हैं, वो दो डॉक्टर नर्स हो सकता है, वो दो कोई भी लोग हो सकते हैं. बट दे आर नॉट रॉन्ग, दे आर ओनली डिफरेंट. लेकिन अगर हम किसी को जाकर बोलें पता है वो तो ये बोल रहे हैं कि पेपर और रिबन है, और सामने वाला उस बेसिस पे कोई डिसीजन ले ले, तो सब कुछ गलत हो जाता है. तो दोनों आए, दोनों अपना पर्सपेक्टिव शेयर करें, तभी एक थर्ड पर्सन उसमें कोई न्यूट्रल सोल्यूशन लेकर आता है. तो अगले 15 दिन के लिए हम किसी के भी बारे में नेगेटिव वर्ड नहीं बोलने वाले हैं. ये हमारा व्रत है, ये हमारा व्रत है. रेडी? रेडी? हाँ. और क्योंकि हम इकट्ठे ये व्रत कर रहे हैं, तो अगर कोई बोलने भी लगे तो उसको प्यार से, जैसे नवरात्रों के टाइम सबको पता है भाई अगर जिसने व्रत रखा है वो नहीं खाना. अगर सामने समोसा पड़ा और उसका हाथ गया तो आप क्या करोगे? हम फ्रेंड्स हैं ना सब एक दूसरे के, तो हम इमीडिएटली सामने, भाई तेरा व्रत है तुमको नहीं खाना है. हेल्प ईच अदर, हेल्प ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर.
तो क्योंकि हम इकट्ठे एक ही सेटअप में हैं, तो अगर कोई किसी के बारे में बोलना भी शुरू करेगा तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे दशहरे के बाद बात करेंगे ये वाले, ऐसे बोलना, दशहरे के बाद बात करेंगे ये वाले। वी हैव टू सी आवर पावर, हमें अपनी पावर देखनी पड़ेगी। अब नेगेटिव एनर्जी यहाँ कैसे क्रिएट होती है? एक, जब मैं किसी के बारे में नेगेटिव बोलती हूँ, सी फॉर एग्जाम्पल, अब वो चल के जा रही है, दिस इज अ सिचुएशन फॉर मी, शी हैज़ अ रीज़न वाई शी इज़ वॉकिंग आउट, राइट, एंड शी वॉकिंग आउट इज़ राइट, बट नाउ एक है मुझे यहाँ से दिखाई देना कि शी इज़ वॉकिंग आउट, ठीक है, एक है मैंने यहाँ थॉट क्रिएट की, ऐसे कैसे उठ के जा रही है, बीच में कैसे उठ के जा रही है, चल के क्यों जा रही है, ऐसे क्यों नहीं जा रही, आगे से क्यों जा रही है, पीछे से क्यों नहीं जा रही, आई कैन स्टार्ट क्रिएटिंग दैट थॉट। अब जैसे ही मैंने वो थॉट क्रिएट किया, किसकी एनर्जी डाउन हो रही है? मेरी। अब जब इतनी सारी यहाँ क्रिएट हो गई तो फिर प्रेशर कुकर बर्स्ट होने लगता है, तो बर्स्ट होने से पहले वो हम किसी और को सुना देते हो, तो हम कहते हैं मुझे ना आपको कोई बात बतानी है। देखो, एक जाता है दो आते हैं, ये लाइफ है, कोई आपके अनुसार होगा, कोई आपके विपरीत होगा। यहाँ की जगह को खाली रखो, डू नॉट अलाउ पीपल टू लिव हियर, लिव विद पीपल हियर। Here, that is why attachment is not normal. Attachment means every person who is living on my mind. अपने मन पर किसको रखना चाहिए? अपने मन पर किसको रखना चाहिए? कितनों को रखना है? कितनों को रखना है? जो जो आपके मन पर रहेगा, रहना यहाँ सबके साथ है, जो जो यहाँ रहेगा ना, उसकी स्टेट ऑफ माइंड आपको इन्फ्लुएंस करेगी। तो स्पिरिचुअलिटी तो हमको सिखाते हैं यहाँ किसी को नहीं रखना, यहाँ किसी को नहीं रखना, यहाँ पर, यहाँ सबके साथ रहना। अगर हमने किसी को यहाँ रख लिया, उनकी एनर्जी भी यहाँ बैठ जाती है। अगर यहाँ किसी को नहीं रखा तो हमारी एनर्जी उनको जाती है। यहाँ किसी को रखना है तो बस परमात्मा को याद करते हैं, बाकी सबकी सेवा करते हैं, बाकी सबकी सेवा करते हैं। देन वी शिफ्ट फ्रॉम अटैचमेंट टू लव। अटैचमेंट में हर्ट भी होता है, रिजेक्शन भी होती है, वरी भी होती है। लव में सिर्फ और सिर्फ देना। अटैचमेंट पता है कैसे होती है? जैसे दो बच्चे जुड़े हुए पैदा होते हैं, तो वो लाइफ कंफर्टेबल है जुड़े हुए, कितना मजा है, इकट्ठे हर चीज़ करो, नहीं ना, आप उनकी सर्जरी करते हैं। अब एक जना उठता है, एक जना बैठता है, दैट इज कंफर्टेबल। इमोशनल अटैचमेंट भी इसी तरह। हाथ जोड़ो जरा एक मिनट, ऐसे दो लोगों का मन ऐसे जुड़ जाता है, एक परेशान होता है, दूसरा भी परेशान हो जाता है, एक नाराज होता है तो दूसरा भी दुखी हो जाता है, एक चिंता में होता है तो घर में सबको चिंता हो जाती है। दिस इज नॉट कंफर्टेबल। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल पावर हमें ऐसे कर देती है। इसका मतलब एक परेशान होता है तो दूसरा कैसे रह सकता है? दूसरा कैसे रह सकता है? दूसरा पावरफुल रह सकता है, और जो पावरफुल है वो परेशान वाले को क्या कर सकेगा? निकाल लेगा। तो स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन हमें डिटैचमेंट सिखाती है। लेकिन लोगों को डिटैचमेंट वर्ड से बहुत डर लगता है। लोगों को लगता है डिटैचमेंट मतलब हमारा सबसे प्यार खत्म हो जाएगा। डिटैचमेंट मतलब प्यार अनकंडीशनल हो जाएगा, वो कभी कम नहीं होगा, वो कभी बदलेगा नहीं, उसमें कभी भी कोई दूसरी एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अभी इमोशनली क्या है? एकदम डिपेंडेंट है। इमोशनल डिपेंडेंस इज एनर्जी डिप्लीटर। इमोशनल इंडिपेंडेंट। तो उसके लिए क्या करना है? वाइब्रेशन को ऊपर कैसे उठाना है? तो दशहरे तक 2 जोन, नो एंगर एंड सेकेंड वन नो गॉसिप। नो गॉसिप में पहला स्टेप बोलना नहीं है किसी के बारे में। दूसरा स्टेप, कोई और बोल रहा है तो सुनना नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, आजकल लोगों के माइंड पे बहुत क्लटर है, उनको चाहिए होता है कोई सुनाने के लिए, और अगर हम वो सुनने वाले बन गए ना तो फिर क्या होगा? अगर हम वो सुनने वाले बन गए तो फिर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? बताओ आप, क्या होगा अगर हम वो सुनने वाले बन गए? तो वो हर टाइम अपना क्लटर लेकर किसके पास आएंगे? तो परमात्मा कहते हैं आप उनके लिए एक डस्टबिन बन गए हो।
जहाँ वो आकर अपना सारा डाल के जाते हैं और हर एक को अच्छी लगती है ऑडियंस। तो जैसे हम सुनते हैं तो सामने वाले की कहानी भी क्या होती रहती है। और अगर ऐसे ऐसे आपने प्यार से नॉड किया ना, जैसे आप अभी कर रहे हो, तो वो कहानी और नेवर नेवर सुनाने से भी ज़्यादा रिस्की सुनना है, क्योंकि सुनते जब जाते हैं तो फॉरएवर दूसरा वाला आके सुनाता जाता है। बात हम तीसरे की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की एनर्जी क्या होती जा रही है, क्योंकि हम दूसरे की बात अगर करनी है किसी के बारे में तो उनकी अच्छी वाली बातें करो, फिर तो कितने भी घंटे करो, क्योंकि जितनी देर आप किसी की अच्छी बातें कर रहे होगे आपकी यहाँ की एनर्जी क्या होती जाएगी। लेकिन जब एक लोअर एनर्जी, एंड स्पेशली व्हेन वी आर इन अ बिग सेटअप लाइक दिस वेयर देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक से दूसरे जाती है, दूसरे से तीसरे पे जाती है, तीसरे के चौथे में जाती है, चौथे, और चाइनीज़ विस्पर होके बात क्या हो जाती है, चाइनीज़ विस्पर होके बात क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, जो थी उससे कंप्लीटली चेंज हो जाती है। बिकॉज एवरी टाइम इट इज़ लाइक दीज फ्लावर्स अगेन। अगर मैं आपको इस फ्लावर्स के बारे में सुनाऊं तो मैंने उसको अपने पर्सपेक्टिव से सुनाना है। तो कभी भी हम चीज़ को जैसी है वैसे नहीं सुना सकते हैं, उसमें हमारा भाव और भावना, हमारा संस्कार, हमारा पर्सपेक्टिव। सपोज मुझे ये फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो पता है मैंने कैसे सुनाना है, आपको पता है कितने सुंदर फ्लावर थे, ऐसा। मैंने ये नहीं कहना आपको पता है फ्लावर थे, दैट इज़ अ डिटैच्ड वे ऑफ टेलिंग, बट आई एम गोइंग टू से आपको पता है कितने सुंदर फ्लावर थे। और ऐसे ही ऑपोजिट, आपको पता है उसने क्या किया, दैट्स इट, चेंज। आई डोंट इवन से आपको मालूम है उसने क्या किया, नहीं, इट इज़ गोइंग टू डिपेंड ऑन माई भाव एंड भावना। तो जब हम किसी की बात सुनते हैं, हम सच नहीं सुन रहे हैं, हम उस सच में भी उनकी भाव और भावना का मिक्सचर एडेड सुनते हैं। इट इज़ टॉक्सिक, इट इज़ टॉक्सिक, इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू ब्रिंग योर सेल्फ। ठीक है, तो दशहरे तक कर लेंगे, दशहरे में रावण को जला देंगे। हाँ, रावण कहाँ बैठा है, रावण कहाँ बैठा है, रावण यहाँ बैठी है, और वो डिवाइन शक्तिज भी कहाँ बैठी है, वो डिवाइन शक्तिज भी यहाँ बैठी है। हम क्या कर रहे हैं, हम पूजा भी सिर्फ डिवाइन शक्ति की बाहर कर रहे हैं, हम रावण को भी बाहर ही जला रहे हैं। हम वैसे के वैसे, हमने ऐसे नहीं करना नवरात्रि इस साल। हमने डिवाइन शक्ति की पूजा करनी है, लेकिन पूजा के साथ उसको अपने अंदर से क्या करना है, इमर्ज करना है। और हमने रावण को कहाँ ख़त्म करना है, अपने अंदर ख़त्म करना है, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी होनी चाहिए। देन आई कैन हील पीपल, देन आई कैन बी कंपैशनेट, देन आई कैन बी एम्पैथेटिक। अदरवाइज आई एम ओनली ट्रीटिंग। दुनिया में कुछ लोग हैं जिनको फेथ हीलर कहा जाता है, वो डॉक्टर नहीं है, उनको इलाज भी नहीं करना आता, उन्होंने पढ़ाई नहीं की है उसकी, लेकिन वो फेथ हीलर है। मतलब वो सिर्फ अपनी वाइब्रेशन को कैसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, कुछ कुछ ऐसा करते हैं, सामने वाला ठीक हो जाता है। यहाँ की पावर को यूज़ करते हैं। अगर प्योरिटी एंड योर स्टडी, मतलब माइंड एंड मेडिसिन, दोनों पावर अगर आपने कंबाइन कर दी, आप मिरेकल्स क्रिएट करेंगे, अपने साथ भी, लोगों के साथ भी। तो डन है, दशहरे तक आप एक दूसरे को याद दिलाएंगे। ऐसे तो नहीं दोनों व्रत भूल के दोनों इकट्ठे समोसे खाएंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे ना, बिल्कुल भी। दोनों में से एक को याद रहेगा, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन दोनों को भूल गया तो दोनों खाएंगे, शाम को बोलेंगे अरे हमने तो डिसाइड किया था नहीं खाना, हमने फिर भी खा लिया। हेल्प ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर। रिमेंबर, वी आर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट। आप अगर मंदिर में जाते हो, आप वहाँ बैठ के गॉसिप नहीं करते हो। अगर कोई करता भी है तो सामने वाला क्या कहते मंदिर में बैठ के थोड़ी कोई ऐसी बातें करता है, बाहर चल के बात करते हैं, बोलेंगे ना ऐसे। ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ लोग दर्द में आ रहे हैं। दर्द वाली जगह पर जहाँ लोग आ रहे हैं, हमें वहाँ की हवा को कैसा रखना चाहिए, वहाँ की हवा को कैसा, दिस इज़ माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारे कर्म बनते हैं, ये हमारे कर्म बनते हैं, जहाँ हम अपनी जिम्मेवारी को भूल जाते हैं। तो 2 इमोशंस पे काम करते हैं, ठीक है, 2 इमोशंस पे काम करते हैं। तीसरा, हर इमोशन के लिए उंगली किसके ऊपर रखेंगे, जो उन्होंने किया वो सही नहीं था, लेकिन इमोशन किसने क्रिएट किया, मैंने, पावर मेरी थी, चेंज करना मेरे पास है, टाइम कितना लगेगा वो भी मेरे हाथ में है।
उन्होंने वो किया, हर्ट होना है या कहना है कि कोई बात नहीं, उनका वो तरीका था बात करने का, उनका वो मूड है आज, वो कहा आगे चले। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस। इमोशनल हेल्थ को बढ़ाने के लिए सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस चाहिए। अब एज अ डॉक्टर हम कहेंगे कि नहीं हमारी लाइफस्टाइल तो बहुत इराटिक है, बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन उसमें भी एक संयम लाया जा सकता है जहाँ जहाँ हो सके। जिस दिन नहीं हो सके तो उस दिन नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम। नॉर्मल बेसिस पे, जिस दिन आपकी कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, आपको राइट टाइम पर सोना चाहिए, राइट टाइम पर उठना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा? राइट टाइम कौन सा होता है उठने का और सोने का? अब ये है, एक अपने नाम की शीट निकालो और अपनी प्रिस्क्रिप्शन खुद बनाओ। खुद बनाओ, जो दूसरों को देते हैं ना, ऐसी वाली प्रिस्क्रिप्शन खुद बनाओ। क्योंकि जब खुद नहीं चलेंगे ना उस हेल्दी लाइफस्टाइल पे, हमारी बात का प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा ही नहीं। दूसरा बोलेगा वो डॉक्टर साहब आपको पता है मेरे को कितना काम है, मैं कैसे जल्दी सो सकता हूँ। डॉक्टर साहब कहेंगे हाँ मैं भी नहीं सो सकता लेकिन सोना तो चाहिए। लेकिन अगर डॉक्टर सामने देखेगा, बोलेगा मैं डॉक्टर होके मैं कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? सिंपल सिंपल। उस दिन हमारे पास सेंटर पे प्रेसिडेंट आए थे और प्रेसिडेंट के प्रोग्राम के बाद एक भाई आया। मैंने कहा अब ना रोज़ मेडिटेशन शुरू करो। कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा देश की प्रेसिडेंट कर सकती है, आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देश का प्राइम मिनिस्टर रोज सुबह उठ के योगा कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है, हम कर सकते कि नहीं कर सकते? इसी तरह जब आप बोलेंगे कि मैं डॉक्टर होके ये कर सकता हूँ तो आप कर सकते नहीं। आधे से ज़्यादा लोग कल से शुरू कर देंगे। दैट इज़ द पावर ऑफ योर कर्मा, दैट इज़ द पावर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो राइट टाइम कौन सा होता है सोने का? आपको पता है आपके पास बहुत लोग इसलिए बीमार आ रहे हैं क्योंकि वो सही सो नहीं रहे हैं सिर्फ, और फिर आप उनको बोलते हो ज़्यादा सो। ज़्यादा नहीं सोना सिखाना है, लोगों के पास टाइम नहीं है ज़्यादा सोने के लिए आजकल, लेकिन बोलते हैं नहीं नहीं डॉक्टर ने बोले 8 घंटे सो जाओ, फिर से सो जाओ, 8 घंटे नहीं हुए पे पूरे। 8 घंटे सो के क्या फ़ायदा है? फिर भी सुबह सुबह नींद आ रही है लोगों को। इट्स नॉट अबाउट स्लीपिंग मोर, इट इज़ अबाउट स्लीपिंग डीप। डीप नहीं सो रहे हैं लोगों को। सुबह सुबह बैठे बैठे नींद आती है, आती है कि नहीं आजकल? हाँ, गाड़ी में बैठे नींद आ रही है, बस में बैठे नींद आ रही है, फ्लाइट पे बैठे नींद आ रही है। क्यों नींद आ रही है? सुबह उठते हैं तो भी और सोने का मन करता है, फ्रेश नहीं उठ रहे। लैक ऑफ डीप स्लीप इज अ कॉज ऑफ लॉट ऑफ इलनेसेस। तो कितने बजे सोना चाहिए डॉक्टर साहब? कितने बजे सोना चाहिए? चलो ये तो आपको बताना पड़ेगा, कितने बजे सोना चाहिए? कितने बजे सोना चाहिए? 10 o'clock। ठीक है, फिट। तो अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दो आज से 10 PM। 10 PM सोने के लिए डॉक्टर साहब खाना कितने बजे खाना चाहिए रात का? 7 बजे लिख दीजिए अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे। 7 o'clock डिनर एंड लाइटर डिनर। हमारा डिनर बहुत हैवी होता जा रहा है आजकल। डाइजेशन तो पूरी हो जानी चाहिए ना नींद में जाने से पहले, तभी तो डीप स्लीप आएगी, तभी तो डीप स्लीप होगी। तो अर्ली डिनर, लाइटर डिनर, अर्ली टू स्लीप। और फिर सोने से पहले, क्योंकि आप बहुत काम करके आए हैं, थक गए, आज बहुत कुछ आपने किया है, तो हमें लगता है थोड़ा सा टाइम ये मेरे लिए है। और उस टाइम में हम क्या देखना शुरू कर देते हैं? नहीं, मोबाइल तो देखते ही हैं, लेकिन मोबाइल में भी देखते क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। That is from where most of the emotional illnesses are starting. तो जैसे आप डाइट हर एक को लिखते हो ना, अब वो खाने पीने की डाइट इनफ नहीं है। सबसे बड़ा डाइट है इमोशनल डाइट। एंड इमोशनल डाइट इज व्हाट आई वॉच, रीड, लिसन। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उससे हमारी थॉट्स बनती हैं। और जैसे हमारी थॉट्स बनेगी फिर हमारी नेचर बनेगी, वो हमारी इमोशनल हेल्थ बनेगी। तो डॉक्टर मीन्स वाइब्रेशन ऊपर होना चाहिए। वाइब्रेशन ऊपर होने के लिए कंटेंट भी कौन सा लेना चाहिए? जो ऊपर है। लोअर एनर्जी कंटेंट कंज्यूम नहीं करना, वो एंटरटेनमेंट नहीं है, वो टॉक्सिक है, वो किसी का बिजनेस है और उनको पता चल गया कि हम एडिक्टेड होते जा रहे हैं, तो वो अपने बिजनेस को क्या करते जा रहे हैं?
एंड हम सक इन होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। इसी वजह से तो आपके हॉस्पिटल में लाइन बढ़ती जा रही है। दिस इज वेयर इट्स इम्पैक्टिंग, एंड व्हेन दिस गेट्स इम्पैक्टेड, दिस गेट्स इम्पैक्टेड. So let's take care of our emotional diet. Do not consume anything which has lust, ego. Do not consume anything of the left hand side. कुछ भी, कुछ भी. आप तो वर्ल्ड न्यूज़ भी नहीं देखनी चाहिए आपको, तो बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए. हम नहीं देखते, हम नहीं देखते. दुनिया में क्या हो रहा है पता करना है तो 5 लाइन में प्रिंट में पढ़ के पता चल जाएगा. और वैसे उतना ही नहीं, चलते फिरते लोग बता देते हैं आजकल क्या हो रहा है. बट इफ़ यू कंज्यूम द विजुअल, द ऑडियो, फिर उसके ऊपर डिस्कशन और उसके ऊपर डिबेट, इट इज़ द ईजीएस्ट वे टू ब्रिंग योर ऑरा डाउन. हमें दुनिया के ट्रॉमा को हील करना है, हमें दुनिया के ट्रॉमा को कंज्यूम नहीं करना है. हमारा रोल नहीं है वो. जिनका रोल है उसको ठीक करने का, वो सारा दिन देखें. हमारा रोल है जहाँ ठीक करने का, हम उनको देखें. सो डू नॉट कंज्यूम नेगेटिव एनर्जी. वो आपके वाइब्रेशन को नीचे लेकर जाती है. तो एंटरटेनमेंट को ध्यान से चुनिएगा, वो नहीं तो टॉक्सिक हो जाता है. दूसरा, सोने से 15 मिनट पहले का टाइम अपने लिए रखिए. निकाल सकते हैं 15 मिनट टाइम अपने लिए? ओके. 15 मिनट में 10 मिनट्स आप सोने से पहले प्योर कंटेंट कंज्यूम करेंगे. मतलब कंटेंट जिसमें सारे राइट हैंड वाली चीज़ें, हैप्पीनेस है, एक्सेप्टेंस है, लव है, फॉरगिवनेस है, एम्पैथी है, कंपैशन, ऐसा भी कंटेंट होता है. उसको स्पिरिचुअल कंटेंट कहते हैं. अगर आप सोने से 10 मिनट पहले ऐसा कंटेंट भरेंगे ना अपने अंदर, तो पूरी रात, मतलब अगले 6 घंटे, वो आपके यहाँ भी काम करेगा और वही वाइब्रेशन यहाँ भी जाएगी. कर सकते हैं 10 मिनट रख सकते हैं अपने लिए, रख सकते हैं 10 मिनट अपने लिए. ये 10 मिनट आज से शुरू करिएगा. दूसरी चीज़, सोने से पहले 5 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए, जो कि आप सेंटर पर आकर सीख सकते हैं. बहुत इजी है करने. ये बहुत बड़ा मिथ है कि मेडिटेशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है. मेडिटेशन बहुत इजी होता है, हमने सीखा नहीं है आके. तो सोने से पहले 5 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए. वो क्या करता है, हमारी पूरी एनर्जी फील्ड को, हमारे ऑरा को क्या करता है, क्लीन करता है. हमारे यहाँ जो भी आज डिपॉजिट हो गया था उसको साफ करता है. जैसे एक शावर ले लो तो सब कुछ साफ हो जाता है ना, वैसे यहाँ का शावर हो जाता है वो. और जब तक हम वो मेडिटेशन नहीं सीखते हैं, हम थोड़े दिन के लिए कुछ थॉट्स लिख लेते हैं जो हम सोने से पहले रिपीट कर लेंगे. कर सकते हैं आप? अभी लिखेंगे? लिखें या नहीं तो रिकॉर्ड करेंगे. फर्स्ट थॉट, आई एम अ पावरफुल बीइंग. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ. ये संकल्प से सिद्धि होती है. जो हम रिपीट करते हैं वो हम बनते जाते हैं. तो वो हमेशा हाई वाइब्रेशन वर्ड्स होते हैं. जो भी चीज़ आप रिपीट करेंगे आप बनते जाएंगे. इसीलिए कभी भी आई एम नेगेटिव वर्ड मत बोलना. आई एम अ पावरफुल बीइंग. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ. दूसरा, आई एम काम एंड स्टेबल ऑलवेज. मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ हमेशा. तीसरा, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ. आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट. चौथा, आई एम ऑलवेज हैप्पी. मैं हमेशा खुश हूँ. ये सब हम जो बोलते हैं उसके ऑपोजिट है ये लाइन सारी. जो हमें बनना है वो हम रिपीट करते हैं. 5th नंबर, आप अपना कोई एक संस्कार, कोई एक हैबिट, कोई एक नेचर लेंगे और उसके लिए संकल्प क्रिएट करेंगे. वोकैबुलरी क्या है? जो हम बनना चाहते हैं हमने कहना है आई एम, फिल इन द ब्लैंक. हर एक ने ढूंढा अपना कोई एक चीज़ जो चेंज करना और उसके लिए लिख दो. 6th वाला, माई बॉडी इज़ परफेक्ट हेल्दी ऑलवेज. मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है हमेशा. अगर शरीर में कोई भी, तो आपको उसके लिए एक और संकल्प करना है. तो मतलब अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है तो हम लिखेंगे माई ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मल विद द फिगर. आप ये करके देखो, आपका तो लोगों को इलाज करने का तरीका बदल जाएगा. यूज़ द पावर ऑफ माइंड विद द पावर ऑफ मेडिसिन.
दोनों, माई बॉडी इज़ परफेक्ट हेल्दी एंड विल ऑलवेज बी, एंड अगर कोई है ऊपर नीचे पैरामीटर तो उसके लिए एक अलग संकल्प। फिर अगला संकल्प अपने रिश्तों के लिए, आई एक्सेप्ट पीपल, पीपल एक्सेप्ट मी, ऑल माई रिलेशनशिप्स आर स्ट्रॉन्ग ऑन रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं, और मेरा हर रिश्ता सम्मान और प्यार की नींव पर मजबूत है। इसमें हर रिश्ता आ जाता है, घर का भी, प्रोफेशनल भी, और पेशेंट के साथ का भी। आज वहाँ पर एंड अकरेंस है, तो हमें उसके लिए भी अफर्मेशन क्रिएट करना होता है, उसके लिए भी संकल्प करना है। फिर एक संकल्प अपनी सेवा के लिए, जो आप काम रोज करते हैं। कुछ आपको बनना है, कहीं पहुंचना है, कुछ अचीव करना है कि मैं इतने साल में ये कर लूँगा, मैं ये बन जाऊँगा, मैं एक हॉस्पिटल बना लूँगा। जो आपका थॉट है आप संकल्प करो, वो हो चुका है। ऐसा थॉट इज, वो बन चुका है, वो बन चुका हूँ मैं। फिर एक संकल्प अपनी हीलिंग के लिए, एवरी पर्सन आई मीट इज हील्ड। हर एक जिसको मैं मिलता हूँ, मिलती हूँ, वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। एवरी सर्जरी, एवरी प्रोसीजर इज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। मैं परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं उसका फरिश्ता हूँ, वो मुझे यूज़ करता है सबको सुख देने के लिए। एंड लास्ट संकल्प, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। इसको ज़रूर करना है, दिन में कई बार कर देना है इसको, तो किसी और की वाइब्रेशन एंटर नहीं कर सकती है। God's powers and blessings is a divine circle of protection around me. अपने चारों तरफ बनाएं, फिर उसको हॉस्पिटल के चारों तरफ बनाएं, कि परमात्मा की शक्ति और दुआओं का सुरक्षा कवच हॉस्पिटल के चारों तरफ है। सब कुछ स्मूथ चल रहा है, everyone is healed, everyone is back home. And then draw it around your family also. ओके, रख दो फोन। अब सिंपल है ये, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मेरा शरीर परफेक्ट हेल्दी है, मेरे रिश्ते मजबूत हैं, और मेरा हर पेशेंट इंटरैक्शन पर्सन इज हील्ड कंप्लीटली। अब आपको दिख रहा है ये संकल्पों की भाषा कैसी है। जो ये संकल्प हम रोज रिपीट करेंगे, महीने में आपको दिखाई देगा ये आपके जीवन में सिद्ध होने लग रहे हैं। एंड बहुत जल्दी आपकी वोकैबुलरी, आपकी लैंग्वेज हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स की बनती जाएगी, आप बोलेंगे ही उस तरह से। एंड अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अ डॉक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी वोकैबुलरी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आपको कई बार बड़ी मुश्किल बात किसी को बतानी है, लेकिन वो मुश्किल बात भी अगर हायर एनर्जी के साथ देते हैं ना, सामने वाले का स्ट्रेस नहीं, सामने वाले की हीलिंग शुरू हो जाती है। दैट इज़ द पावर ऑफ मेडिटेशन। अब इसको करना कब है? सबसे इम्पोर्टेंट इसको करना है रात को सोने से पहले। तो अपने पिलो के पास एक डायरी रखें और रोज़ रात को सोने से पहले एक बार लिख दें ये सारी थॉट्स। इट विल टेक 1 मिनट, क्योंकि रात तक यहाँ पर बहुत कुछ होता है, तो हम अगर सिर्फ मन में बोलेंगे तो फोकस नहीं आएगा, तो हम डायरी में लिख देते हैं। इसको कर सकते हैं 1 मिनट के लिए रात को। तो 10 मिनट्स के लिए हम स्पिरिचुअल कंटेंट कंज्यूम करेंगे, मेडिटेशन सीखेंगे, 5 मिनट्स हम मेडिटेशन करेंगे, जब तक नहीं सीखा 1 मिनट हम ये करेंगे। रात को सोने से पहले लिखेंगे, सुबह उठते ही हम एक बार इसको बोलेंगे। ये 2 टाइम्स होते हैं जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। इस टाइम पर बोली हुई सोची हुई चीज़ डीप जाती है। अगर आपके हॉस्पिटल में कुछ भी हुआ था आज सारा दिन में, या कोई पेशेंट बहुत सीरियस है या कोई कॉम्प्लिकेशन है, रात को आपकी थॉट में वो नहीं जाना चाहिए। अगर आपको याद भी आया उसका क्या हुआ होगा, सब ठीक है, रात को सोने से पहले उसको ब्लेसिंग देकर सो। उस पेशेंट को बोलो यू आर माइंड में,
बोलो यू आर परफेक्टली फाइन, परफेक्टली हील्ड, टुमारो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नॉर्मल। ये थॉट क्रिएट करके सो, अगले 6 घंटे वो वाइब्रेशन काम करने वाली है उन पर भी, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट हम पर भी, क्योंकि वो हमारे माइंड और बॉडी पे जा रही है। नेवर गो टू बेड with a lower energy thought. Situation can be lower energy. Create a higher energy thought for that lower energy situation and then go to sleep. क्योंकि वो अगले 6 घंटे कहाँ काम करने वाली है। तो कर सकते हैं रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही रिपीट कर सकते हैं, और सुबह अपने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले आपके अंदर 10-15 मिनट स्पिरिचुअल कंटेंट अंदर फिर से जाना चाहिए। चाहे वो आप तैयार होते होते सुन लो, चाहे आप गाड़ी चलाते हुए सुन लो, चाहे आप अपनी वॉक करते हो अगर तो वो करते हुए कर लो। डू नॉट वॉक इनटू अ हॉस्पिटल विदाउट स्ट्रेंथनिंग योरसेल्फ। नहीं करिएगा। अगर अपनी इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो डाइट और एक्सरसाइज सही लेनी पड़ेगी। कर सकते हैं सुबह 10 मिनट, रात को 10 मिनट, इजी। टाइम इसमें ज़्यादा नहीं लगता, इसमें शक्ति इतनी मिलती है कि टाइम बढ़ जाता है। एंड लास्ट चीज़ क्या करनी है, सारा दिन में जब आप हॉस्पिटल में हैं, घर से खाना लेकर आइए सबसे पहले तो, जो घर से ला सकते हैं। और जब यहाँ खाना खाने लगे, हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, जो किचन है हॉस्पिटल में वहाँ हाई एनर्जी वर्ड्स प्ले करिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में क्या होता है, प्रसाद कैसे बनता है, हाई एनर्जी वर्ड्स चलते हैं उधर। वो हाई एनर्जी वर्ड्स खाने में चली जाती हैं। जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, तो अन्न की वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए, हायर। तो किचन में, हॉस्पिटल के किचन में हाई एनर्जी वर्ड्स प्ले करिए। घर में जहाँ खाना बनाते हैं वहाँ भी हाई एनर्जी वर्ड्स प्ले करिए। सारे परिवार का मन चेंज होने लगेगा। खाने में कभी भी स्ट्रेस की एनर्जी नहीं जानी चाहिए। और जस्ट खाना खाने से पहले, जैसे हाथ धोए बिना खाना नहीं खाते, एनर्जी चेंज करे बिना खाना नहीं खाते, जस्ट खाना खाने से पहले 5 सेकंड अपने संकल्प खाने की तरफ देख के बोलिए। बचपन से सीखा था ना, खाना खाने से पहले क्या करना है, मतलब हायर एनर्जी वाइब्रेशन खाने को देखकर फिर ही खाना है। तो खाना खाने से पहले मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ऑलवेज हैप्पी हूँ, मैं सफल हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, ये वाइब्रेशन देकर खाना खाएंगे तो जैसा अन्न वैसा मन होगा। कर सकते हैं सिंपल चीज़। 1 मिनट रात को, 1 मिनट सुबह, 5 सेकंड 3 खाने में, टोटल मिला के कितना हुआ, 2.5 मिनट्स। 2.5 मिनट्स यू गिव ऑन अ डेली बेसिस, 1 मंथ में यू विल स्टार्ट सीइंग योर एनर्जी शिफ्टिंग। और मेडिटेशन अगर इसके साथ कर लेते हैं तो आप यहाँ रहेंगे। और मेडिटेशन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आप सबको पता है कि शहर में मेडिटेशन सेंटर है, यहाँ से 5 मिनट ही दूर था, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी का सेंटर है। आप कभी भी, क्योंकि आप सबके टाइमिंग अलग अलग होते हैं, आप 3 दिन के लिए 45 मिनट्स के लिए किसी भी दिन किसी भी टाइम, मतलब ऑब्वियसली बात करके कि आप ये टाइम पे आ सकते हैं, फ़ोन करके आप किसी भी दिन किसी भी टाइम सेंटर पर मेडिटेशन सीखने आ सकते हैं। वैसे परसों से, दैट इज़ ऑन द 14th, 3 दिन का मेडिटेशन प्रोग्राम चलने वाला है। मॉर्निंग 8 to 9, इवनिंग 8 to 9 एंड 5 to 6 ना, एंड इवनिंग 5 to 6, मतलब तीनों में से कोई भी एक टाइमिंग, मॉर्निंग 8 to 9, इवनिंग 8 to 9 या इवनिंग 5 to 6, इस तीनों में से कोई भी एक टाइम निकालिए 3 दिन के लिए। इस समय मेडिटेशन एक ऑप्शन नहीं, मेडिटेशन एक नेसेसिटी है, नेसेसिटी है जो आपकी इमोशनल हेल्थ को इधर रखेगी और आपको कभी भी एक डिप्रेशन वगैरह इन चीज़ों के नज़दीक कभी जाने नहीं देगी, कभी जाने नहीं देगी। निकाल सकते हैं थोड़ा सा टाइम सीखने के लिए, निकाल सकते हैं थोड़ा सा टाइम सीखने, कौन कौन निकाल सकता है टाइम थोड़ा सा सीखना ही है। अपने अपने टाइम पर आओ भले, लेकिन सीखो। और तब तक ये छोटी सी जो एक्सरसाइजेस की हैं ये करना शुरू कर सकते हैं। यस। और तीसरा, दशहरे तक क्या है हमारा, हमारा व्रत है। और नो एंगर जोन कब तक है, हमेशा हमेशा। और चौथा, कभी किसी पर उंगली नहीं रखना, बोलना इनकी वजह से, किसी की वजह से नहीं है। किसकी वजह से है, पावर किसके पास है, मेरे पास है। मेरे मन का रिमोट किसके पास है, मेरे पास है। कम, लेट्स टेक 1 minute of silence.
अपनी अटेंशन को यहाँ लेकर आइए, सेंटर ऑफ द फोरहेड। ये एनर्जी सेंटर है जहाँ मैं शक्ति रहकर इस शरीर को चलाती हूँ। I am a powerful soul. हमेशा खुश हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। वहाँ मेरा भाग्य दुआओं से पलने वाला फरिश्ता, सबको सुख देने वाला फरिश्ता, पुण्य कर्म करने वाला फरिश्ता, मैं हमेशा हायर वाइब्रेशनल एनर्जी पर हूँ। And everything I watch, read, listen, eat, drink, जो भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो हायर एनर्जी है, वो प्योर है, सात्विक है। आज से अपना ध्यान रखना और ये छोटी छोटी चीज़ें करना, ये मेरे लिए नॉर्मल रूटीन है। अपना ध्यान रखना मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि उसी से हर एक की हीलिंग होती है। My hospital is a no anger zone and a no gossip zone. हम बिल्कुल इसी साइलेंस में रहेंगे और जब तक आप अपने अपनी जगह पर नहीं पहुंचते जहां आपने जाना है नेक्स्ट, आप साइलेंस रखिए कुछ मिनट्स के लिए, ताकि जो कुछ आपने अपने अंदर अब्सॉर्ब किया है वो आपके डीप सबकॉन्शियस में चला जाएगा। So even as you walk up to where you have to go, just do those 2 minutes also of walk in silence. Om Shanti. Shukriya.